हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम एनवीएस और एचटेट के लिए बेसिकली इन टू एग्जाम्स को ध्यान में रख के हमारी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये प्रिपरेशन फुल्ली मतलब पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड पॉइंट्स आपको नोट्स में करवाया जाएगा। इसके बाद हम एमसीक्यू शुरू करेंगे। तो अभी का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करते हैं तो कैसे ये चीज़ें आई हमारे सामने, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ग्रेविटेशन चैप्टर की, आप सभी वीडियोस को वहाँ से देख सकते हो। जैसे ही चैप्टर थ्योरी आप कंप्लीट कर दो उसके बाद एमसीक्यू कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है जब आप क्वेश्चंस को अपने आप आंसर करते हो। तो ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले पटोलमी ने मतलब बहुत टाइम पहले 140 एडी में इन्होंने क्या कहा था कि जो अर्थ होती है, हमारी अर्थ होती है सेंटर में और बाकी सभी प्लैनेट्स, मरकरी, सन, विनस, बाकी सभी प्लैनेट्स वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता था, क्योंकि जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ सेंटर में, बाकी सभी उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। एक बात किसने बोल दी थी? टोल्मी। ठीक है, उसके बाद आते हैं निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने 1543 के अंदर कहा कि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि सन होता है, भाई सन सेंटर में होता है, बाकी सभी प्लैनेट्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी को कहा जाता था हीलोसेंट्रिक थ्योरी। तो हीलोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? कोपरनिकस ने। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि सन सेंटर में होता है, बाकी सभी प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं टाइको ब्रा। ये बिल्कुल ही अलग बात बोलते हैं। ये कहते हैं कि ना तो सन होता है ना ही अर्थ होती है। ये कहते हैं कि बीच में होता है हमारा मून और बाकी सभी प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि हीलोसेंट्रिक थ्योरी सही है। जो कोपरनिकस ने बात बोली थी वो बिल्कुल सही है। अब कोपरनिकस ने जो बोला था उस टाइम पे उनकी थ्योरी को कहीं ना कहीं नकार दिया गया था, बट गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप डेवलप करा और अपनी उस खोज से लोगों को बताया कि आप देख सकते हो, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। और उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी और अपनी बुक में जिक्र किया हीलोसेंट्रिक थ्योरी का। और इन्होंने 1609 में कहा अपने टेलीस्कोप से देख के, अध्ययन करके, कि सन के चारों ओर ही बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिकली कोपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स ने मतलब प्लैनेट की मोशन के ऊपर ही ला दिया था, इसलिए इनके लॉज को हम प्लैनेटरी मोशन भी बोल देते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझने की है कि ये कहते हैं कि जो अर्थ है हमारी वो सर्कुलर नहीं है। ठीक है, वो एक इलिप्स की फॉर्म में है। इलिप्स पे दो सेंटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि सर्कल जब हम लेते हैं तो सर्कल में एक सेंटर होता है, हमारे इलिप्स की जो शेप होती है उसमें दो सेंटर होते हैं। जैसे हम दो सर्कल को फ्यूज कर दें, मान लो दो सर्कल को हमने फ्यूज कर दिया, जैसे हम दो सर्कल को फ्यूज कर दें अगर, ठीक है, तो दो सेंटर बन जाते हैं हमारे। ठीक ऐसा ही इलिप्स में होता है, तो एक सेंटर आपका यहां बन गया, ठीक है, और एक सेंटर आपका यहां बन गया। ठीक है, मान लो। ठीक है, तो ऐसा होता है इलिप्स में। तो केपलर्स ने क्या कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करते हैं। अभी तक जो हम ऊपर थ्योरी पढ़ रहे थे उन्होंने राउंड यही बोला है कि रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व अराउंड द मून। बट केपलर ने क्या कहा कि क्योंकि इन्होंने मोशन की तो कहीं ना कहीं बात नहीं की कि कैसे मूव कर रहे हैं,
बस बता दिया कि इसके चारों ओर सभी चक्कर लगाते, कैसे चक्कर लगा रहे ये नहीं बताया। ये बताया हमें केपलर ने कहा कि वो इलेप्टिकल इलिप्स फॉर्म में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रहे हैं with the sun at one of two foci of the elliptical orbit, और जिसमें आपको टू फोकी मिलेंगे। देखो जहां पे एक सेंटर होता है हम उसको एक फोकस बोल देते हैं, जहां पे दो फोकस होते हैं उसको हम फोकी बोल देते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है बेसिकली। तो केपलर ने कहा कि ऑर्बिट जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अगर आपका सन इस पोजीशन पे है तो प्लैनेट्स यहाँ से ऐसे मूव कर रहे होंगे, ठीक है, किसी एक फोकस पे मतलब आपका सन मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने इस पॉइंट पे बना रखा है, ठीक है। तो यही था उनका फर्स्ट लॉ कि जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करते हैं और यहाँ पे टू फोकी होती हैं। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर सेकंड लॉ कहता है कि देखिए जैसे सन है, ठीक है, अब बेसिकली आप सन से इस पॉइंट की दूरी देखिए, ये जो प्लैनेट दिखा रखा है ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है एक्स वाई से, ठीक है। अब प्लैनेट रिवॉल्व करता करता हुआ आया ए बी पॉइंट्स पर, ठीक है। तो केपलर कहते हैं कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट टू द सन स्वैप्स ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कहते हैं कि आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो पहले, क्योंकि आपको बेसिकली डायग्राम में देख के ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो एक्स वाई का जो डिस्टेंस है, एक्स वाई का जो एरिया है वो कम है ए बी के कंपैरिजन में, या ए बी का एरिया कम है एक्स वाई के कंपैरिजन में। तो इसको इस चीज से समझो, मान लो कि अगर हम वेलोसिटी फिक्स कर दें और टाइम फिक्स कर दें, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है वो, और मतलब 10 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है इन 10 सेकंड, ठीक है। तो प्लैनेट की मोशन यही है, वो पूरे सर्कल में इसी तरीके से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी स्पीड से, इसी कांस्टेंट स्पीड से और कांस्टेंट टाइम में अगर वो मूव कर रहा है तो बेसिकली डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ठीक है। जब हमने बोल ही दिया कि वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड में, तो वो हर जगह पे वो प्लैनेट कहीं भी चला जाए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से ये बात तो प्रूव हो ही जाती है कहीं ना कहीं कि जो एरिया है वो सेम है, ठीक है। पर अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात को आगे बढ़ाएं तो जैसे ही एक पॉइंट नोट करने वाला है, केपलर ने जो हमें बताया था, केपलर ने कहा था, यहाँ पे देखिए आप एक बार, केपलर ने कहा था जैसे ही प्लैनेट रिवॉल्व करते करते, जैसे ही प्लैनेट यहाँ से रिवॉल्व करते करते सन के पास जाता है तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, फिर वो स्लोली मूव करता है, फिर जैसे सन के पास आता है तो स्पीड फास्ट, ठीक है। तो यहाँ से अब टाइम सेम था, अब क्या हो गया, 10 सेकंड में जितना एरिया वो कवर कर रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 सेकंड में वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। पर क्या होगा, सन की तरफ जो इंटरवल होगा वो सेम मिलेगा आपको, और बाकी साइड जो इंटरवल होगा वो आपको सेम मिलेगा। तो केपलर सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि जैसे ही प्लैनेट सन के क्लोजर जाते हैं तो वो फास्टली मूव करते हैं, और दूर जाते हैं तो वो स्लो मूव करते हैं। और केपलर थर्ड लॉ हमें बताता है टाइम के बारे में, ठीक है, द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम के। ये बात बताई केपलर ने हमें थर्ड लॉ में। r इज द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ एंड t इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी की वीडियो में हमने पढ़ा थ्योरी, बेसिकली साइंटिस्ट ने कैसे कैसे जर्नी ट्रैवल की और कैसे कैसे हम ऑर्बिट्स की, प्लैनेट्स की मोशन को जान पाए। और ये बेसिकली हमें एक्यूरेट केपलर ने बताया था। केपलर ने 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ में उन्होंने कहा कि जो
प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट की ओर के अराउंड मूव करते हैं। सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि जो एरिया होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो एरिया होता है वो इक्वली होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। ठीक है, और जैसे ही प्लैनेट मूव करता करता सन के क्लोज जाता है तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, जैसे जैसे दूर जाता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। थर्ड लॉ में उन्होंने बताया कि जो मेन डिस्टेंस है हमारा आर क्यूब बेसिकली इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है।